भारत हमारा करीब 3 सबसे अहम मुल्क है, दुश्मन मुल्क है। अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल वहाँ हो चुके हैं। इन 10 बरसों में भारत का समाज, वहाँ की मईशत, वहाँ की सियासत बहुत तेज़ी से बदली है। बहुत लोग हैरान हैं कि एक शख्स, एक पार्टी किस तरह से पूरे मुल्क का एक कैरेक्टर बदल के रख देता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत के इलेक्शंस का पहला मरहला शुरू हो चुका है और भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं। बीजेपी ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया है, रियलिस्टिकली एक बेस्ट मैनिफेस्टो जो दिया है ना, वो बीजेपी ने दिया है। इजराइल और हमास के बीच का जो युद्ध है वो अब ज्यादा तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है इजराइल से पिटाई होने वाले देशों में, जो अभी तक हम एक ही नाम देते थे फिलिस्तीन का या हम कह लें हमास का, वो अब उसका दायरा बढ़ेगा। अब इजराइलियों से और यहूदियों से मार खाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें और लोग बिना बात के कूदे हैं। ये जो बिना बात के कूदे हैं, इनको सोचना चाहिए था कि इन्होंने क्या करने की दुस्साहस किया है। अब जो है मामला बिगड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इजराइल के साथ में आप देखो, कभी भी इंडिया की फौज ने, अमेरिका की फौज ने लड़ा। अमेरिका के कुछ जहाज जरूर खड़े हैं इजराइल के समुद्र तट पर, मगर लड़ने का काम किसी ने भी नहीं किया उसके लिए। मगर जो फिलिस्तीन के साथ में, हमास के साथ में कई सारे देश कूद रहे हैं, अब वो सीधे, इसका मतलब है इजराइल से वॉर लेना। और साथ ही साथ में जो आप देखो, कतर में भी जो हिंदुस्तानियों को सजा हुई, उसमें भी कारण ये था कि भाई ये लोग इंडिया के साथ मिलकर इजराइल को जो है इंफॉर्मेशन दे रहे थे। तो सब चीजों का सार यही है कि अब तगड़ी लड़ाई होने वाली है। अब जो विश्व युद्ध है वो साफ यहाँ पर उसकी तलवारें खिंच चुकी। दो गलती यहाँ पे उन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब ने उस दिन कही है, वही गलती लगता है, वही वहां पे मोदी साहब वो दोहरा रहे हैं। अच्छा। राणा सनाउल्लाह साहब ने उस दिन कहा है टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हमें हारने की वजह यह भी थी कि इमरान खान साहब पे इन्होंने धड़ाधड़ उनको सजाएं दे दी, जेल में बैठे थे, ऊपर से उनको 30-35 साल सजाएं दे दी और उनको हमदर्दी का वोट पड़ गया। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने, साबिक वजीर दाखिला पाकिस्तान के, उन्होंने फरमाया। अब यही कुछ उधर होने वाला है। अब देखते बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि होता है या नहीं होता। जस्ट आई एम ट्राइंग टू असेस इट। अच्छा, कोई बात होने लगी ना केजरीवाल साहब के हवाले से, इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जी केजरीवाल साहब जो है वो अगेन वो इंडिया के वो हैं, ये इमरान खान है। मुझे आज तक उनके अल्फाज याद हैं। अब उन्होंने वो जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि उनको इंडिया का इमरान खान कैसे समझा जाता है, वो मैं इस टीवी पे नहीं बताता, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी थी। सो उनका ये था केजरीवाल इज अगर इमरान खान ऑफ इंडिया। मोदी साहब वहाँ पे 30 दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं या नहीं बनते हैं, और अगर बनते हैं तो उनकी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो 400 सीटें लेके जाएंगे, जो कि सिर्फ राजीव गांधी को ये एजाज़ हासिल हुआ था। और अगर वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये सिर्फ नेहरू साहब को ये एजाज़ हासिल था। और 400 में से वो उनका क्लेम ये है कि 370 हम खुद लेके जाएंगे और 30 हमारे एलाइज की आएंगी। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी, उतावले हो रहे हैं, इतने ज्यादा उनको जल्दी है कि वो सुबह 5-6 बजे वोटिंग लाइंस में लग चुके थे। वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। एक जिंदा कौम, हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे सुबह से ही, तो लोग वोट डाल के, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त भी हम कह रहे थे अभी भी कि कोई जिंदा कौम, नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। और लोग गलियों में और सड़कों पर निकलते हैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए। मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है, उसकी क्या खबरें हैं? उसकी खबर यह है मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज इलेक्शन कहा जा रहा है। हर एक का ना अपना अपना तज्जिया है और हर एक की अपनी, लेकिन ये जो है ना, ये
भविष्यवाणी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, या प्रिडिक्शन कहते हैं, मैं आपको दे रही हूं कि मोदी साहब आ रहे हैं। कि किसी ने अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया हो और वो ये प्रॉमिस करे कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपनी इस टर्म में बनाऊंगा, तो लोग उसको वोट ना दें। ये कैसे पॉसिबल है, मुझे आप बताएं। मतलब बड़े ही कोई, अब हम क्या चलें, वो वोटिंग का सिलसिला है तो मैं कुछ नहीं कह रही। ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, बैंक रिफॉर्म्स, ईज टू एक्सेस टू बैंक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स रेजिम्स, और दीपक पारेख जो हैं चेयरमैन HDFC, वो कह रहे हैं कि मैंने इतना डिटेल्ड प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। अब मसला ये है कि ऑपोजिशन के पास तो एक ही मैनिफेस्टो है, धांधली होगी। प्रियंका कह रही है कि इलेक्शन में धांधली होगी और इस तरह भारत में फैसला किया जाएगा, और मोदी जी रिगिंग के ज़रिए अब के 400 की बात कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हार मान चुके हैं और रिगिंग का बहाना बना के आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, देखें, भारत की डेमोक्रेसी है ना, उसके हवाले से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, उनके हवाले से काफ़ी एक सोसाइटी में उनका मुकाम है। अजीज़ दोस्तों, ये जो ध्रुव राठी है और ओपोजिशन वाले हैं, ये कह रहे हैं कि भारत की तरक्की, भारत की जो प्रोग्रेस है उसको आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि भारत ने कर्जा कितना चढ़ा हुआ है। तो भाई साहब, कर्जे का हिसाब किताब होता है ना, उस पर अगर आप देखें ना, तो सब आपका जो GDP होता है ना, उसकी परसेंटेज के हिसाब से कर्जे का देखेंगे ना, तो दुनिया में आपको पता चलेगा। जापान के GDP के मुकाबले में 239% कर्जा है जापान पे। वो जैसे अभी आपने देख लिया ना, अपना पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी ने डिटेल में बताया कि आप इनके लिए कुछ भी कर लो, इनका जो मकसद है ना वो पूरा नहीं होगा। लेकिन रियलिस्टिकली अगर मुसलमान देखता है ना, तो वो ये है कि जितना मुसलमानों की फेवर का काम, जितना मुसलमानों को फ़ायदा बीजेपी के दौर में हुआ है, कभी नहीं हुआ। मुसलमानों को बिल्कुल ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखा हुआ था। आम मुसलमानों को बीजेपी के दौर में फ़ायदा होने से मुल्लाओं को, कम्युनल लीडर्स को, कम्युनल जर्नलिस्ट को नुकसान हो रहा है। इनकी दुकानें कमज़ोर पड़ रही हैं, अभी बंद नहीं हुई हैं लेकिन कमज़ोर पड़ रही हैं। इसीलिए वो बिल बिल आके चीखते हुए अपने बिलों से, जैसे चूहे अपने बिलों से बाहर निकलते हैं ना जब आप पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो ये बिलों से बाहर निकले हुए हैं। इजराइल और हमास, जो कि एक देश और एक आतंकी संगठन के बीच का युद्ध था, अब वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है और इसमें दूसरे इस्लामिक कंट्रीज भी कूद रहे हैं। साफ तौर पर हम समझ सकते हैं, कभी भी आप देखोगे, कम से कम इस बार की यदि हम बात करें, इजराइल ने बार बार एक ही बात कही, हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर अटैक किया हमास ने। अब लोग कहेंगे कि अब इसमें पहले क्या था कि पुरानी बातों में जाओगे तो फिर तो इतिहास कोई 2 साल 5 साल 10 साल 47 तक का नहीं, इतिहास फिर हजारों साल का निकलेगा। तो इतिहास पर जाना नहीं चाहिए कि इजराइल ने कब क्या किया, क्योंकि इजराइलियों के साथ भी, जो यहूदी उनके साथ जो जुर्म हुए हैं, जो उनके साथ अत्याचार हुए हैं, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। उस पर जाना कोई फायदे की चीज नहीं है। उस पर जाएंगे तो फिर फैक्ट ही धरे के धरे रह जाएंगे, फिर तो बदला ही आएगा। बल्कि उस हिसाब से और शायद ज्यादा बदला लेना चाहिए यहूदियों को। मगर इन चीजों से इतर हटके अगर हम बात करें तो इजराइल ने साफ कहा कि हम सिर्फ हमास से बदला ले रहे हैं, हमास से बदला ले रहे हैं। हमास ने हमको टारगेट किया, हमास ने हमारे लोगों को जो है वो इतना बड़ा हमला करके हमारे लोगों को मारने का काम किया है। हम बदला लेंगे और पूरा ऐसा बदला लेंगे कि इनकी आत्मा रूह कपा के रख देंगे। वो किया, वो इजराइल ने किया। मगर अब इसमें फिलिस्तीन के साथ में जो पहले हमने देखा, ईरान ने बयानबाजी देने के बाद काम किया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका चीजें बढ़ती गई, बहुत मामला बढ़ा। मगर अब जिस तरह से चीजें और बढ़ रही, जिस तरीके से अलग अलग देश कूद रहे हैं, साफ है तस्वीर की वर्ल्ड वॉर की तरफ स्थिति बन रही है। और हालात का यहाँ से सुधरना, यहाँ से हालात का वापस अपने पोजीशन पर आ जाना, ये नामुमकिन होता हुआ साफ सबको नजर आ रहा है।